एवरीवन। आज जो है बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 4 का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन का डिस्कशन होने जा रहा है, तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अभिकथन है कि समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है, तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसलिए गलत है। कारण है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में केवल उसके तापमान पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ए असत्य और आर सत्य। दृष्टकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा AC को DC में परिवर्तन करता है। दृष्टकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो AC को DC में परिवर्तन करता है। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बल के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप में नीचे की ओर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा आपका वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, तो 1 का 2। केशिकत्व हो जाएगा दिए में तेल चढ़ना, तो 2 का हो जाएगा 4। और है सायांता हो जाएगा बादलों का बनना, तो 1 हो जाएगा। और उत्प्लावन है द्रवों में वस्तु का तैरना, तो डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे कि एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा किसे? तो इलेक्ट्रॉन को जो है त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तरंगाग्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है हाइगेंस के द्वारा जो है तरंगाग्र की अवधारणा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है डॉपलर प्रभाव लागू होता है, तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंग पर होता है। कहाँ पे? ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंग पर लागू होता है। नेक्स्ट है कि लुईस अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेविस एसिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन क्या करा? यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता है। क्या करता है? यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण एंजाइम कैटालाइसिस के लिए गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है, तो इस पर ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है? एंजाइम के लिए, तो ये हो जाएगा एंजाइम की गतिविधि pH के तापमान से अप्रभावित रहती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर का हो जाएगा किण्वन का सिद्धांत, तो यहाँ पे ए का 2। और डोबेराइन का हो जाएगा 1, किसका? त्रिक का सिद्धांत, तो यहाँ पे 1। और मेंडलीफ का हो जाएगा यहाँ पे आवर्त सारणी, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 4। और मैक्स प्लांक है, तो मैक्स प्लांक का जो हो जाएगा क्या? तो क्वांटम सिद्धांत, तो 3, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ए में है, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा O2 अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जब एक अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब इसलिए कम हो जाता है कि उसकी सतह पर विलायक अणु की संख्या कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। एक विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एक विद्युत अपघटनी सेल जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है यदि किसी विलयन का pH मान POH मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो उस विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। कौन सा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है। तो ये हो जाएगा कॉर्पस कैलोसस। ये हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है। तो ये जो है ना कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को नहीं जोड़ता है, जबकि ये तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है। ये क्या है, ये तंत्रिका तंतुओं का एक बंडल है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया रिएक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जो है कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 का क्या स्थिरीकरण होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और कह रहा है यहाँ पे कि पोषण और उसके न्यूनतम के लक्षण। तो यहाँ पे देखना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन के जो है कमी से क्या हो जाता है, हरिमाहीनता। तो 1 का 3 हो जाएगा। अब है फास्फोरस, तो फास्फोरस से होता है पुष्पन में देरी, तो B का 2। और पोटेशियम से होता है उत्तकों का क्षय होना, तो 1। और कैल्शियम से होता है क्या, तो विभाज्योतिक उत्तक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा एड्रीनेलिन। अब है अनुलेखन की प्रक्रिया का तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा DNA से RNA का संश्लेषण। क्या, तो DNA से RNA का संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। तो ये हो जाएगा प्लास्टिड, यानी कि लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न या अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से उत्पन्न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगी 50% जो है, यानी 50% वाहक होने की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। तो ये हो जाएगा अंडाशय। अगला प्रश्न है
कि द्वितीय प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ओजोन एक प्रमुख द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है और उनका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है पाई जाती है छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सब म्यूकोसा में और क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करता है जो अम्लीय काइम को उदासीन करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था या शैशवा अवस्था में? तो ये हो जाएगी थायरॉक्सिन। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से विशेषकर गर्भावस्था या शैशवा अवस्था में होता है। अगला है यूनिकोड। यूनिकोड है तो यहाँ पे क्या कहा है? यूनिकोड है एक कैरेक्टर या एनकोडिंग मानक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे कुल 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आए तूफान काजी की एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इसमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया है? तो किन दो देशों को प्रभावित किया है? तो यहाँ पे इसका देख लेना है, वियतनाम और चीन को जो है प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो ये हो जाएगा 33 का क्या? तो CISF। कौन? तो CISF। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अनीश दयाल सिंह जी को। किसको? तो अनीश दयाल सिंह जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो है अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में ऑटो सिमरियागंज पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इस 1.865 किलोमीटर। कितना? तो 1.865 किलोमीटर। 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं जापान और चीन के यात्रा पे। इतना ध्यान रखना है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा नोएडा। कहाँ से? तो नोएडा से जो है कहाँ? भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के शहर से किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है किस देश से शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा ईरान से शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के कृषांगी मेसरम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। ध्यान रखना है, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है मुंबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड हब मुंबई।
बिहार में पहली बार 12वीं एशिया पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभांकर क्या है? तो इसका जो है शुभांकर चांद या बाघ, ध्यान रखना है, चांद या बाघ। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुई है? तो ये हो जाएगा रूस। किसके बीच? अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और रूस के बीच संपन्न हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो है अनावरण श्रीनगर में किया गया है। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की? तो यहाँ पे हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र के लिए। गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो ये जो है हो जाएगा इसका क्या? तो एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। दक्षिण कोरिया यहाँ पे देश है और संसद के नाम है। तो दक्षिण कोरिया के संसद का नाम है राष्ट्रीय सभा। तो A का 2, B है उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया के संसद का नाम है सर्वोच्च लोकसभा। 2 का B का 3 और नेपाल के संसद का नाम है विधायिका संसद। तो C का 4 और फिलीपींस के संसद का नाम है कांग्रेस। तो 1 यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 किस में है? तो ऑप्शन A में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। क्या? तो अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1976। अब है भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। ध्यान रखना है कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को कौन सा विभाग? तो यहाँ पे श्रम। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले यहाँ पे जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। अब है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी हुई थी 1923 और यहाँ पे दिया गया असहयोग। तो ये हुआ था 1920। जलियांवाला बाग 1919 और है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले, कह रहा है कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था? कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा किस वंश ने सबसे अधिक? तो हो जाएगा गुप्त वंश ने सबसे अधिक शासन किया है। नेक्स्ट, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 56 में है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे क्या करा? संविधान के प्रारूप। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, ध्यान रखिएगा। अगला है समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता। कौन? तो बलवंत राय मेहता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ से, तो बम्बई से हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा जुलाई 1991 में। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। अगला प्रश्न है 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये गया में हुआ था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियाँ में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। तो ये हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ी। में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे। तो सबसे पहले आने वाले थे यहाँ पे मेगास्थनीज, जो कि 305 से 304 ईसा पूर्व। कब, 305 से 304 ईसा पूर्व आए थे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो खिलजी वंश। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्या हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अब है कि दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक जो है गीजू भाई है। क्या, गीजू भाई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 324। कितना, 324 हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। ध्यान रखना है, क्या, विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को जो है वित्तीय आपातकालीन घोषणा करने की अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में जो है जंगल शामिल है। ध्यान रखना है जंगल को। अब है मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान क्या रखना है, गलत पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं होगा, यही गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोडोमर मॉडल। औसत आय और क्या कहता है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है। औसत आय और किस नाम से जानी जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय। अब है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है, इसको देख लीजिए, चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ, अंटार्कटिका में। अब है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प वे शहर शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अब है भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो है किसके, तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो ये जो है नीति आयोग।
ध्यान क्या रखना है, नीति आयोग करता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो भारत में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये जो है मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। अब है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है कहाँ? तो ये हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है चाप झील। चाप झील पाई जाती है। चाप झील जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो है नदी घाटियों में। कहाँ? नदी घाटियों में। नेक्स्ट प्रश्न है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये जो है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी जी ने। कौन? हजरत मोहानी जी 1921 कब? 1921 में दिया था। जबकि इस नारा को फेमस किए थे भगत सिंह ने। इस नारा को फेमस या लोकप्रिय कौन बनाए थे? तो भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे सिंधु स्थल और स्थान है। अब है लोथल। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो 1 का 4 यानी कि दूसरा है रोपर। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। तो इसका हो जाएगा 3। अब है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा। तो यहाँ पे 2 और कालीबंगा राजस्थान। तो 1 4 3 2 1 4 3 निकले। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो बी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में हुई। अगला प्रश्न है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई। तो किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा गोरखा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है पीर अली। लोकनायक के नाम से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? तो इसमें से 7 छात्र शहीद हो गए थे। कहाँ से? तो ये हो जाएगा सचिवालय। इस प्रश्न का ध्यान रखना कहाँ? तो सचिवालय। अगला प्रश्न है 1931 में दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चों बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कृष्ण वल्लभ सहाय हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? कौन सा? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में उपयोग जो है किए थे आजीवकों ने। आजीवकों ने जो है बराबर की गुफाओं में आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा संथाल विद्रोह। क्या? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब? 1855 से 56।
1855 से 56 हुआ था। ये बिरसा मुंडा तो 1899 से 1900, ध्यान रखिएगा इसको। ताना भगत 1914। अब है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे सर्वाधिक होता है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगी गंगा नदी। लास्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा तीसरा। इस तरह से 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।